Hello friends, welcome to English Study Point. Today I am explaining you detailed summary of Two Leaves and Birds by Mulk Raj Anand. It's a third novel which was written by Mulk Raj Anand. This novel was set in one of the tea estates. मतलब ये जो नॉवल है वो चाय बागान में सेट हुई है and it's a symbol of colonial exploitation in the British Empire on Assam Hills. एंड ये जो नावल है ये सिंबल है जो कि डिपिक्ट करती है ब्रिटिश colonial exploitation on Assam Hills in the north east in India. सो ये जो नावल है ये डिपिक्ट करती है कि ब्रिटिशर्स जो है कॉलोनियल मतलब राज करने जब आए थे इंडिया में तो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, मतलब रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट किया, वहाँ के नेटिव्स को भी एक्सप्लॉइट किया और साथ ही साथ जो है एक एम्पायर बनाने की कोशिश की. देन प्रोटैगनिस्ट गंगू, ये जो स्टोरी ये जो नावल है ये रिवॉल्व करती है अराउंड गंगू एंड उसकी फैमिली. सो प्रोटैगनिस्ट गंगू इज़ टेकन फ्रॉम अ स्मॉल विलेज. तो ये जो प्रोटैगनिस्ट गंगू है इसको जो है छोटे गांव से लेकर जाया जाता है असम तक. इज़ टेकन फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर अमृतसर इज़ पंजाब टू असम. इसे जो है पंजाब से असम भेजा जाता है. गंगू एंड हिज फैमिली आर गिवन अ टाइनी हट टू लिव इन. एंड जो गंगू और उसकी फैमिली को जो है छोटी सी टिन हट, जो कि टिन हट का मतलब है कि जो हट स्टील से बनी होती है, छोटी सी हट में रहने को मतलब जगह दी. देन दे स्टार्ट वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ रेगी हंट. ये जो है गंगू और उसकी फैमिली जो है रेगी हंट के अंडर काम करने लगे, जो कि एक असिस्टेंट प्लांटर था. असिस्टेंट प्लांटर मतलब जो ओनर के लिए काम करता था. अ सिंबल ऑफ ईविल एंड लस्ट. ये जो रेगी हंट है ये सिंबल है ईविल का, यानी ये जो है बुरी तरह लोग वहाँ के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है और साथ ही साथ लस्ट है इसमें, यानी इसके अंदर जो है सेक्सुअल क्रेविंग्स है. दे आर पेड लेस देन वॉट ही यूज़ टू गेट अलोन. एंड यहाँ पे मतलब उसको जो है गंगू और उसकी फैमिली को ये बोल कर लाया जाता है, लालच देकर लाया जाता है कि उसे जो है प्लांटेशन में काम करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे ज़्यादा वेजेस दिए जाएंगे. बट यहाँ पे आकर उसे रियलिटी पता चलती है कि उसे बहुत कम पे किया जाता है, इतना कम कि वो जो है जब अपने वो गांव में रहा करता था वो अकेला ही उतना कमा लेता था. बट अब यहाँ पर आकर जो है वो और उसकी जो फैमिली है बहुत कम पैसे कमा रहे हैं. देन इवन एट द बाज़ार द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस. और बाज़ार में क्या होता है जब भी इन लोगों को जो है बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत होती है तो ये क्या करते हैं, इनको अपना सामान बेचना पड़ता है बहुत सस्ते दामों पर ताकि ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ को ख़रीद सकें. और ये जब भी मतलब एसेंशियल कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं तब इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है. Even at the bazaar, the farmers are compelled to sell their produce at cheap rates and buy the essential commodities on high rates. और जो गंगू की वाइफ होती है उनका नाम होता है सजनी, जिनकी जो है डेथ हो जाती है मलेरिया के कारण. देन क्या करता है गंगू जो है गोज़ टू बूरा साहिब टू बोरो मनी फॉर द फ्यूनरल ऑफ हिज वाइफ. गंगू क्या करता है अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए बूरा साहिब से पैसे लाने जाता है. बट क्या होता है ड्यू टू द फियर ऑफ इन्फेक्शन ही ऑर्डर्स गंगू टू लीव एट वंस. अब उसे जो है जो बूरा साहिब को है मतलब उसे डर लगता है कि ये जो मलेरिया का जो इन्फेक्शन है ये उसको ना फैल जाए, इसलिए वो गंगू को है वहाँ से भगा देता है. दो ही इज़ द हेड ऑफ़ द ईस्टेट. ये जो बूरा साहिब है ये टी इस्टेट का जो है हेड है. बट इसके अंदर जो है
कमी है सिंपैथी की, ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको अंडरस्टैंड नहीं करता। आप देख ही सकते हैं कि जैसे ही मतलब गंगू को पैसे की मदद चाहिए होती है तो गंगू इनके पास आता है, बट क्या होता है इनको मतलब अपनी अपनी मतलब जान प्यारी है, इसलिए ये सोचते हैं कि इनको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए गंगू को भगा देते हैं। सो दो ही इज़ द हेड ऑफ द ई स्टेट, ही लैक्स सिंपैथी टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, बट इनके अंदर जो है एकदम क्रुएलिटी भरी होती है, ये उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते नहीं हैं। गंगू विजिट्स हिज नेबर, फिर क्या करता है गंगू जो है अपने नेबर के पास जाता है जिसका नाम नारायण होता है, और वो बोलता है कि चलो हम लोग फिर से अपने घर चलते हैं। बट नारायण जो है वो उसे गंगू को रियलाइज़ करवाता है कि ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा सोचना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एक बार इस प्लांटेशन में काम करने आ गया उसे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। देन रेगी हंट ट्राइज टू सिड्यूस गंगूज डॉटर। अब क्या है, रेगी हंट जो मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ईविल करेक्टर है, अब ये जो है गंगू की डॉटर लैला को जो है सिड्यूस करता है। बट क्या होता है इन द टी गार्डन, इन ऑर्डर टू सेव लैला, गंगू क्या करता है अपनी बेटी को बचाने के लिए ही रशेस टू द स्पॉट, और वो टाइम पर पहुंच जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए टी गार्डन में। बट क्या होता है गंगू को जो है रेगी हंट इतना मतलब ईविल होता है, रेगी हंट उसे मार देता है गोली से गंगू को। देन मैं आपको अब मैं करेक्टर एनालिसिस दूंगी। सबसे पहले गंगू, ही इज़ ल्योर्ड अवे फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, ब्रॉट इनटू असम वैली। अब जो है गंगू को जो है लालच देकर असम वैली में काम करने के लिए लाया जाता है, और ही बिकम्स विक्टिम ऑफ द कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है शिकार रहा कॉलोनियल और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। देन ही इज़ कंपेल्ड टू लिव इन एन अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक कंडीशन, मतलब ये इसे जैसे ये टी स्टेट में काम करता है, ये इसे मजबूरन मतलब मिजरेबल कंडीशन में रहना पड़ता है। ही कंसीडर्स हिज एक्सप्लॉयटेशन एज वन मोर रिवॉर्ड्स फॉर द मिसडीड्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। ये सोचता है कि मतलब ज़रूर इसके जो हैं पिछले जन्म के बुरे कर्म रहे होंगे, तभी उसे ये सब झेलना पड़ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन वगैरह जो है फेस करना पड़ रहा है। बट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स वेज हैवियर ऑन हिज सोल, हिज फेथ शैटर्स, मतलब इतनी बुरी तरह उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कि जो है ऑल सॉर्ट्स वे हैवियर ऑन हिज सोल, मतलब जो है उसकी सोल जो है इतनी ज़्यादा मतलब थक चुकी थी कि वो जो है भगवान में अपना जो है विश्वास खो बैठा था गंगू। हिज इंस्टिंक्ट मेक्स हिम लेड द मार्च, मतलब उसके अंदर की कॉन्शियस यानी अंदर की आवाज़ बोलती है कि उसे मार्च में शामिल होना चाहिए और ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। बट जो उसका लाइफ का एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि वो अपने आप को जो है सरेंडर कर देता है एक्सप्लॉयटेशन, मतलब अपने आप को सरेंडर कर देता है कि चलो ठीक है एक्सप्लॉयटेशन उसका भी हो जाए, क्योंकि लाइफ के इतने बुरे सर्कमस्टेंसेस आए उसकी लाइफ में कि अब वो किसी से रिवोल्ट करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रही। इन द एंड ही डाइज एट द हैंड्स ऑफ द एक्सप्लॉयटर, और एंड में मतलब एंड में क्या होता है कि उसकी जो है डेथ हो जाती है एक्सप्लॉयटर के हाथ में, यानी रेगी हंट उसे मार देता है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन। वो बिल्कुल निर्दोष होता है तब भी उसको मार दिया जाता है गोली से, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बेटी को बचाता है, बेटी लैला को बचाता है रेगी हंट की नज़रों से। ही डाइज लाइक वन ऑफ द मिलियंस, और जो उसकी डेथ है वो ये सिम्बोलाइज़ करती है ठीक उसी की तरह बहुत सारे कूलीज भी मरे जो कि भूखमरी और गरीबी और शोषण का जो है कि शोषण के जो है he dies like one of the millions of coolies who die of poverty, hunger and
एक्सप्लॉयटेशन। जो गंगू की डेथ है वो उन सारे लोगों की तरह है, उन सारे कूलीज़ की तरह है जो कि गरीबी, भूखमरी और शोषण का शिकार हुए। देन रेगी हंट के बारे में बताना चाहूँगी कि वो इस नावल में जो है रेशियल सुपीरियॉरिटी ऑफ ही एम्बॉडीज़ द रेशियल सुपीरियॉरिटी ऑफ द रूलर। कि जो रेगी हंट है ये एम्बॉडी करते हैं रेशियल सुपीरियॉरिटी। रेशियल सुपीरियॉरिटी इसलिए क्योंकि ये जो है इनकी जो रेस थी ये ब्रिटिशर्स थे और साथ ही साथ ये गोरे थे। उस टाइम जो है गोरे काले में भेदभाव काफ़ी प्रिवेलेंट था, इसलिए ये जो है रेगी हंट जो है सिम्बोलाइज करते हैं रेशियल सुपीरियॉरिटी ऑफ द रूलर। ही फ्लॉग्स द कूलीज ऑलमोस्ट रेगुलरली। जब कूलीज थोड़ा सा भी मतलब गलत काम कर देते थे तो ये उनको जो है बहुत बुरी तरह डंडों से मारते थे। देन ही ट्राइज टू सीड्यूस ऑलमोस्ट एवरी वुमेन ऑन द प्लांटेशन। ये क्या करते थे सारी मतलब ये इतने ग्रिडी थे, सेक्सुअली ग्रिडी थे कि ये हर एक प्लांटेशन में जितनी भी औरतें थी उन पर मतलब इन्होंने अपनी आंखें डाल रखी थी। हिज लस्ट फॉर वुमेन टर्न्स हिम अ मर्डरर। और जो इनकी सेक्सुअल क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा थी औरतों के प्रति कि उन सेक्सुअल डिज़ायर्स ने इन्हें जो है मर्डर करने पर मजबूर कर दिया। देन जॉन देला हार्व। जॉन देला हार्व जो करेक्टर है ये एक इस नावल में जो है गुड करेक्टर पोर्ट्रे किए गए हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स होकर भी मतलब अपनी रेस के अगेंस्ट थे। देन ही वॉज स्पोक्स पर्सन ऑफ द नॉवलिस्ट। ये जो है मुल्क राज आनंद के बजाय एज अ सब्सटीट्यूट बोल रहे हैं। दो बाय बर्थ ही इज़ अ वाइट, कि ये जो बाय बर्थ वाइट पैदा हुए हैं। ही कैन नॉट टॉलरेट द वाइल्डनेस ऑफ द कॉलोनियल। ये टॉलरेट नहीं कर सकते क्रूएलिटी जो ब्रिटिशर्स जो है नेटिव इंडियंस के साथ कर रहे हैं। इनको सब कुछ पता है कि जो कूलीज़ जो हैं नेटिव इंडियंस वो जो लाइफ जो है एक्सप्लॉयटेशन के साथ जी रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल बन चुकी है। सो हिज अवेयरनेस ऑफ द मिजरीज ऑफ द लाइव्स ऑफ द कूलीज मेक हिम रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। कि ये जो है अपनी ही सोसाइटी के लोगों से हेट करने लगे हैं, यानी ब्रिटिशर्स से हेट करने लगे हैं। ही शोज़ गट्स टू स्टैंड अगेंस्ट हिज ओन पीपल। कि मतलब इनके अंदर ताकत है, हिम्मत है कि अपने ही लोगों के खिलाफ ये खड़े हैं, क्योंकि जो भी मतलब पिटीफुल कंडीशन है नेटिव्स इंडियन की, ये उन पर सिंपथी जो है डिपिक्ट करते हैं। उनकी तरह मतलब सिंपथी है उन लोगों के प्रति इनकी। देन कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन टी स्टेट्स। अब मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ के जो टी स्टेट्स के वर्कर्स थे उनकी क्या क्या कंडीशन हुआ करती थी उस टाइम पर। द हाउसेज रिजेंबल टिन बॉक्सेस। जो हाउसेज जो थे वहाँ के बहुत छोटे से हुआ करते थे और वो जो है स्टील के बने हुए होते थे, जो गर्मी में तो ऐसे लगता था कि मतलब भट्टा हो, मतलब कोई ईंट का भट्टा हो, जिससे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगती थी। और ठंड में ऐसा लगता था कि ये कोई कोल्ड स्टोरेज है, कि इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी उसमें रहकर कि कोई सहन ही नहीं कर सकता था। देन दे गेट नाइदर हायर वेजेस। उनको जो है ना तो हायर वेजेस दिए जाते थे और ना ही उनको जो है लैंड मिलता था। सिर्फ उनकी जो हालत थी एज अ वो स्लेव्स की तरह काम करते थे। अ नंबर ऑफ सरदार्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको देखते थे कि वॉच ऑन ऑल ऑफ द वर्कर्स व्हेन दे आर एट वर्क। जब भी मतलब वर्कर्स वगैरह काम करते थे तो सरदार्स उन पर जो है कड़ी नज़र रखा करते थे। अ नंबर ऑफ वॉचमैन की वॉच ऑन देम व्हेन दे आर ऑल एट रेस्ट। और मतलब बहुत सारे वॉचमैन हुआ करते थे जो मतलब उनको देखते थे जब भी वो सो जाते थे, तो उनकी मतलब पहरेदारी करते थे ताकि कोई प्लांटेशन से भाग ना जाए। नो वर्कर इज़ अलाउड टू लीव द टी स्टेट विदाउट परमिशन। और किसी को परमिशन नहीं थी टी स्टेट को छोड़कर जाने की। दे डू नॉट लुक इवन आफ्टर द असेंशियल एमिनिटीज़ फॉर द वर्कर्स। जो भी मतलब वर्कर्स को ज़रूरत का सामान होता था वो भी मतलब ब्रिटिशर्स उनको नहीं दे पाते थे, ना ही उनको वर्कर्स को जो है अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करवाते थे।
द प्लांटर्स डू नॉट स्पेंड मनी ऑन द एम्प्लॉयज़। और जो प्लांटर्स जो हैं वो अपने जो वर्कर्स पर बिल्कुल भी पैसा नहीं बर्बाद करते थे, बिकॉज़ वो सोचते थे कि ये जो है जस्ट लाइक एनिमल्स हैं, उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था, जो कि मतलब बेनिफिट्स लेने के लायक नहीं हैं। देन द कैपिटलिस्ट आर नॉट कंसर्न विद द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द कूलीज। और जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो रिच सोशल इकोनॉमिक स्टेटस वाले ब्रिटिशर्स थे, वो सोचते थे उनको मतलब कूलीज़ की जो मिजरेबल हालत थी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे आर मोर इंटरेस्टेड ओनली इन देयर ओन प्रॉफिट्स। उनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था। द वाइट लुक एट द कूलीज एज बारबेरियंस। जो ब्रिटिशर्स थे वो कूलीज़ को ऐसे समझते थे ये लोग जंगली है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलेक्ट एंड कल्चर, वो सोचते थे कि ये जो कल्चर है, बहुत इंडियन कल्चर जो है बहुत चीप टाइप का है, और ना तो वहाँ के नेटिव इंडियंस में इतना दिमाग है। तो ये वाइट जो ब्रिटिशर्स थे ये सोचते थे कि जो इंडियंस जो है वो जंगली टाइप के हैं। दे ट्रीट दैम एज सब ह्यूमन क्रिएचर्स। उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। दे कॉल दैम बॉर्न लायर्स। और उन्हें बोला जाता था कि ये बचपन से ही झूठे पैदा हुए हैं। द वाइट्स एंटरटेन देमसेल्स बाई कंस्ट्रक्टेड। और जो वाइट्स जो है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए मतलब वर्कर्स को बोलते थे कि टेनिस कोर्ट्स वगैरह बनाया जाना चाहिए, पोलो ग्राउंड्स बनवाए जाते थे, गार्डन्स बनवाया जाता था, क्लब्स बनवाए जाते थे। बट दे डू नॉट प्रोवाइड कुलीज़ विद, मतलब उनसे सारी कुलीज़ से सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेल करवाते थे अपने लिए। बट जो है कुलीज़ का को जब एसेंशियल एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने का टाइम आता था तब ये लोग प्रोवाइड नहीं करते थे। दे लिव इन सच लेन्स विच आर सो डर्टी। और ये मतलब ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी हुआ करती थी, जहाँ पे जो है कीड़े मकोड़े पनपते थे ज़्यादा मात्रा में। देन मैं बताना चाहूँगी कि ब्रिटिशर्स का जो है उनके प्रति क्या एटीट्यूड था, नेटिव इंडियंस के प्रति क्या एटीट्यूड था। दे थिंक देमसेल्स टू बी सुपीरियर टू द कूलीज़। वो सोचते थे कि हम जो हैं कूलीज़ से बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। दे ऑलवेज फाइंड फ्लॉज इन इंडियन पर्सनस। वो हर समय मतलब इंडियंस के अंदर गलतियाँ निकालते रहते थे। दे कॉल देम अनसिविलाइज बारबेरियंस। और वो बोलते थे कि ये जो इंडियंस जो है वो एकदम जंगली टाइप के हैं, जिनके अंदर दिमाग की कमी है। हु नीड कॉन्स्टेंट फ्लॉगिंग। जिनको सिर्फ मारपीट की ज़रूरत है ताकि वो इम्प्रूव हो सके। ब्रिटिशर्स थिंक दैट विदाउट ब्रिटिशर्स दे बाउंड टू पैरिश। ब्रिटिशर्स का ऐसा सोचना था कि जो इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स नहीं होंगे तो इंडिया जो है बर्बाद हो जाएगा। दे डू नॉट हेजिटेट टू किल दोज हु ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रिजन। और उनको बिल्कुल सिंपैथी नहीं थी, जो भी मतलब प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश किया करता था तुरंत ये उन्हें मार दिया करते थे। दे डू नॉट अलाउ द कूलीज टू फॉर्म देयर ट्रेड यूनियंस। ये कूलीज़ को अलाउ नहीं करते थे कि मतलब कूलीज़ जो है एकजुट होकर प्रोटेस्ट करें इनके खिलाफ़। दे डू नॉट अलाउ रिपोर्टर्स टू एंटर। और ये मतलब रिपोर्टर्स वगैरह को अलाउ नहीं करते थे कि ये उनके जो है टी स्टेट में एंटर हो जाए। सो दैट मतलब ये बताना नहीं चाहते थे, मतलब रिवील नहीं करने देना चाहते थे दूसरों के सामने कि ये जो है ताकि उनकी ब्रूटैलिटी यानी क्रूएलिटी रिवील ना हो दुनिया के सामने। नो बडीज़ मदर और सिस्टर और इवन वाइफ इज़ सेफ। किसी की ना तो माँ, बहन या फिर पत्नी सेफ थी, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि द यंग ऑफिसर्स लाइक रेगी हंट। जो यंग ऑफिसर्स थे रेगी हंट, वो हमेशा एक या तो लड़की मतलब जवान लड़कियों की तलाश में या फिर वुमेन की तलाश में मतलब घूमा करते थे। व्हेन दे गेट अ फेड अप। जब ये लोग जो है उनसे थक जाते थे तब उन्हें फेंक दिया करते थे और फिर से नई औरत या फिर नई जवान लड़की की तलाश में घूमते थे। सो थैंक यू। अगर फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।